के बाद स्वागत। बाढ़ से बड़ी खबर, जहां उमानाथ गंगा नदी में नाव पलटी है। परवल तोड़ने करीब 8 से 10 लोग गए थे। लापता लोगों की तलाश जारी है। बाढ़ थाना के उमानाथ की घटना सामने आई है। इस हादसे में 2 की मौत हो गई है, वहीं करीब 6 लोगों को बचाया गया है। बाकी 5 से 6 लोगों की तलाश जारी है। मौके पर प्रशासन मौजूद है। बताया जा रहा है कि टुनटुन महतो के परिवार के साथ अन्य लोग नाव पर मौजूद थे। सभी बिंद टोली के रहने वाले हैं। बाढ़ से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अनिरुद्ध। यहाँ डेंगू डूबने की सूचना मिली है और डेंगू में कम से कम 10 से 12 की संख्या में सवार लोग थे जो परवल तोड़ने जा रहे थे और सभी लोग बिंद टोली के बताया जा रहा है जो बाढ़ के उमानाथ के बगल में ही है। अभी एसडीएम गरिमा लोहिया के साथ बाढ़ थाना पूरा पुलिस पहुंचा हुआ है और जो बचे हुए हैं करीब 6 से 7 लोग जो हैं वो बचे हुए हैं। उन्होंने बताया कि अभी 7 लोगों की तलाश जारी है। सबका नाम जो है वो एसडीएम को उसने लिखवाया है और ये जो एरिया पड़ता है जहाँ डेंगू डूबा है वो मोहद्दी नगर के आसपास में यानी समस्तीपुर जिला का बताया जा रहा है। तो प्रशासन जो है वहाँ जाने की तैयारी कर रही है और एसडीआरएफ की टीम को भी सूचना दिया गया है ताकि जल्द यहाँ टीम पहुँचे। हालांकि उमानाथ में ये अक्सर देखने को मिलता है कि यहाँ लोग गंगा नदी में डूबते हैं और बार बार यहाँ की जनता मांग करती है कि एसडीआरएफ की टीम जो है यहाँ बहाल किया जाए, लेकिन काफ़ी दूर होने के पटना सिटी के आसपास या खुसरूपुर में एसडीआरएफ की टीम होने के कारण पहुँचने में काफ़ी विलम्ब होता है, जिससे बड़ी घटना जो है वो अपना अंजाम दिखा देती है और लोगों को बचाने में काफ़ी समस्या होती है। अनिरुद्ध, न्यूज 18 बाढ़। पूर्णिया महिला कॉलेज में एक बड़ा हादसा हुआ, जहां एक बेहद जर्जर मकान की छत गिरने से उसमें दबकर मजदूर रामदास यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने किसी तरह से मलबे में दबे मजदूर को बाहर निकाला और उसकी जान बचाई, लेकिन इस हादसे ने कॉलेज प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हम बोला कि सब नहीं चलेगा, चढ़िए ना कुछ। कौन बोला? ये यही बोल रहे थे। ये कौन है? यही ले आया काम, 4 गो लेबर ही ले आया चौक पर। यही क्या बोला ये? क्या बोला ये आपको? चढ़ो। क्या बोला कि नहीं चढ़ेंगे? हम बोला नहीं चढ़ो। चढ़ के क्या करने बोल रहा था? छत लो। छत तोड़ने के लिए। छत तो पहले से डैमेज था पहले से डैमेज था। ये नहीं चढ़ना चाह रहा था, आप जबरदस्ती क्यों चढ़ाया? नहीं, जबरदस्ती नहीं चढ़ा। अभी आप इसको लेके भाग रहे थे? हम इसको भाग नहीं, इसको अभी छुपाएंगे क्या? आप लोग देख ही रहे हैं कि मतलब इसके हाथ में थोड़ा स्क्रैच लग गया था। आम पब्लिक है, आम पब्लिक ही समझिए। आम पब्लिक पे ये सरकारी संस्था में आप मकान तोड़वा रहे थे अपने मन से? नहीं, मकान तोड़वाने का काम जो है कोई और लिए है। पता नहीं, हमें तो मालूम है, तहकीकात करेंगे। अब जब कर रहे हैं इस तरह की बात हुई तो उसको देखा जाएगा और आगे से बाहर व्यक्तियों के प्रवेश ना हो यहाँ, उसके लिए ठोस कदम उठाएंगे। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के दावे लगातार किए जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों में सुविधाएं बढ़ाने और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात कही जाती है, लेकिन खगड़िया से जो तस्वीर सामने आई है वो इन दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। ये तस्वीरें किसी खानाबदोश बस्ती की नहीं है, बल्कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था की सच्चाई बयां कर रही है। तिरपाल के नीचे चल रहा ये सरकारी स्कूल खगड़िया जिले के बिलदौर प्रखंड स्थित प्राथमिक विद्यालय गांधी नगर है, जहां बच्चे भीषण गर्मी, बारिश और तेज हवाओं के बीच पढ़ाई करने को मजबूर हैं। आंधी आती है तो तिरपाल उड़ जाता है, बारिश होती है तो बच्चे आसपास के घरों में छिपकर जान बचाते। न बैठने की समुचित व्यवस्था, न पीने के शुद्ध पानी की सुविधा और न ही मिड डे मील। फिर भी इन बच्चों का पढ़ने का जज्बा कमाल का है। मुखिया जी के बगीचे में हम लोगों को पढ़ाया जाता है। यहाँ धूप, बारिश, आंधी तूफान में बहुत कष्ट होता है। दरअसल 3 साल पहले कोसी नदी के कटाव में स्कूल भवन पूरी तरह से बह गया। तब से ये स्कूल गांव के मुखिया के बागीचे में तिरपाल लगाकर यूं ही चल रहा है। स्कूल में 2, 4, 10 बच्चे नहीं, 237 बच्चे पढ़ाई करते हैं और सिर्फ 3 शिक्षक अलग अलग तिरपालों के नीचे इन बच्चों को शिक्षा का ज्ञान दे रहे हैं। मेरा विद्यालय 2023 में ही कोसी में कट के विलीन हो गया सर, और आज तक हम लोग जैसे विस्थापित हैं उसी तरह से मेरा विद्यालय ऐसे 10th में चला रहे हैं। तपती धूप हो या बारिश हो, इन बच्चों के लिए अब यही स्कूल सब कुछ है।
जमीन पर बैठकर पढ़ाई करने वाले इन बच्चों को पिछले 3 साल से मिड डे मील भी नहीं मिला। दोपहर के समय बच्चे घर जाकर खाना खाते हैं और फिर एक बार वापस स्कूल लौट आते हैं। सवाल ये कि आखिर शिक्षा विभाग की योजनाएं इन बच्चों तक कब पहुंचेंगी? ये तिरपाल उड़ गया था अंधे द्वारा और बारिश होते हैं तो हमारे लोग को बहुत दिक्कत होते हैं, इसलिए बारिश के लिए मुझे रहने के लिए स्कूल चाहिए। हम घर जाते हैं खाने के लिए, हमारे स्कूल नहीं है। बारिश और तूफान में दिक्कत होता है पढ़ने में। वहीं पूरे मामले पर खगड़िया के जिला शिक्षा पदाधिकारी का कहना है कि जिले में प्राथमिक विद्यालय गांधीनगर समेत 54 विद्यालय भूमिहीन हैं। सभी स्कूलों के लिए जमीन उपलब्ध कराई गई है और भवन निर्माण को लेकर जिला प्रशासन ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र भेजा है। लेकिन इन तस्वीरों ने कई सवाल तो जरूर खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि 237 बच्चों को कब मिलेगा पक्का स्कूल? आंधी बारिश में कैसे पढ़ेंगे नौनिहाल? बिना मिड डे मील के कैसे चल रही पढ़ाई? क्या शिक्षा विभाग की योजनाएं सिर्फ कागजों तक हैं? खुले आसमान के नीचे आखिर कब तक पढ़ेंगे बच्चे? बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी? तिरपाल के भरोसे कब तक चलेगा सरकारी स्कूल? सरकार भले ही शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लाख दावे करे, लेकिन खगड़िया का ये स्कूल उन दावों की हकीकत बयां कर रहा है, जहां बच्चे आज भी तिरपाल के नीचे अपना भविष्य लिखने को मजबूर हैं। खगड़िया से न्यूज़ 18 के लिए दिग्विजय कुमार की रिपोर्ट। कटिहार जिले के बरारी प्रखंड के उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय गुरमेला में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाने को लेकर विवाद सामने आया है। इस मामले में विद्यालय के शिक्षक अंजुमन और अबू तालिब पर राष्ट्रीय गीत का विरोध करने का आरोप लगा है। यह विवाद अब चर्चा का विषय बन गया है। इस मामले में बरारी विधायक विजय सिंह ने घटना की निंदा की है और कहा, भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। राष्ट्रगीत के प्रति अपमान किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बता दें कि दोनों शिक्षकों ने लिखित तौर पर अपनी गलती पर माफी मांग ली है, लेकिन बरारी विधायक विजय सिंह ने शिक्षकों पर कार्रवाई की मांग की है। विद्यालय में वो जानकारी का अभाव नहीं, कुछ लोगों के द्वारा वंदे मातरम का विरोध किया गया था। लोगों को जो सरकार की तरफ से लेटर आया था वो लेटर दिखा दिया गया है, बाकी लोगों को समझा दिया गया है। आगे किसी तरह कोई विवाद यहाँ नहीं आएगा। सभी लोगों ने सारी बातों को शांति से समझा है और सारा चीज शांतिपूर्वक रूप से निपट गया है। गाने का यदि किसी प्रिंसिपल के द्वारा विरोध किया गया है, उसकी घोर हम निंदा करते हैं। यदि हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम करना होगा, भारत माता की जय करना पड़ेगा। ये राष्ट्रगान कोई गलत काम है? यदि आप बताइए राष्ट्रगान कोई गलत काम है तो बताइए। ये लोग आपराधिक किस्म के लोग हैं, ये राष्ट्र विरोधी लोग हैं, देश विरोधी लोग हैं, ये आपस में बांटने का काम करते हैं। बिहार के सीमावर्ती जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठियों के मूवमेंट की आशंका बढ़ गई है। बंगाल और नेपाल की खुली सीमाओं से सटे सीमांचल के इलाकों को घुसपैठियों के लिए हमेशा से मुफीद माना जाता रहा है। ताजा घटनाक्रम को लेकर अररिया के सीमावर्ती गांव रामपुर केदरकट्टी में स्थानीय ग्रामीणों के बीच गहरी चिंता और चर्चा का माहौल है। गांव के 82 वर्षीय बुजुर्ग झीलक चंद मंडल और बिंदेश्वरी मंडल का कहना है कि इस इलाके में साल 1954 के बाद से ही अवैध घुसपैठियों का आना शुरू हो गया था, जो आज भी जारी है। ग्रामीणों ने सरकार से मांग की है कि पश्चिम बंगाल की तर्ज पर बिहार में भी सख्ती बरती जाए ताकि नए घुसपैठिए यहां प्रवेश न कर सकें। आज से 1.5 साल पहले एगो बांग्लादेशी रामपुर केदरकट्टी वार्ड नंबर 11 में पकड़ा गया। बांग्लादेशी घुसपैठी, वो भी जाली फर्जी आधार कार्ड बनाने का चक्कर में था, इसलिए वो पकड़ा गया। पहले तो वही 2-4 घर आया था सर्विस पहले, और इसके बाद में अभी इतना आया है न, वर्णन नहीं हम लोग पहचान मन करते हैं। कोई आता है रख लेता है, आते रहा है, अभी तक भी आ ही रहा है। उस सबका कोई नाम ठिकाना नहीं है। कि हमने तो खुद नवाब जैसे बांग्लादेशी को पकड़ के दिया, और उसके जो कि मेरे गांव में दामाद बन के रह रहा था, यहाँ के लड़की से शादी कर लिया था, लेकिन वह आज बेल पर घूम रहा है। उस पर सख्ती नहीं हो रही है। वर्तमान में हमारे यहाँ जो बांग्लादेशी एक ही सही, लेकिन हमने पकड़ा हुआ और उसको कोर्ट बेल दे दिया है।
तो हम चाहते हैं कि उतना ही सख्ती होना चाहिए इन लोगों असामाजिक लोगों को। मुजफ्फरपुर पुलिस ने साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन साइबर प्रहार चलाया, जिसके तहत पुलिस ने साइबर फ्रॉड गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गिरोह के शातिर सदस्य को गिरफ्तार किया है। मौके से पुलिस ने लैपटॉप, मोबाइल, स्कैनर समेत कई सामान बरामद किया है। फिलहाल पुलिस गिरोह के मास्टरमाइंड की तलाश में जुट गई है। जी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। एक सूचना प्राप्त हुई थी जहां पे एक बीजीबी लॉजिस्टिक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है, जिसकी फ्रेंचाइजी एक ये लोग चलाते थे, जिनका नाम मोहम्मद चांद है। उसके बाद जो है इन पे केस 86/26 दर्ज किया गया है। इनसे जो चीज़ें बरामद की गई हैं वो लैपटॉप 1, मोबाइल 6, स्कैनर 1। पटना पुलिस ने अवैध मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा किया है। मसौढ़ी के धनरुआ में कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार फैक्ट्री पर दबिश दी। पटना पुलिस ने बिहार एसटीएफ के सहयोग से धनरुआ में छापेमारी कर पुलिस ने मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। छापेमारी में पुलिस ने एक देसी राइफल, एक लोहे का बना देसी कट्टा, 4 अर्धनिर्मित देसी कट्टा के साथ हथियार निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कई उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ कर हथियार तस्करी के नेटवर्क की जांच जुटी हुई है। धनरुआ थाना और बिहार एसटीएफ के जॉइंट ऑपरेशन के आधार पर एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है। साथ ही 3 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया, जो ये सभी धनरुआ के आसपास के एरिया के ही रहने वाले हैं। ये एक ईंट भट्टी के आड़ में ये मिनी गन फैक्ट्री चला रहे थे। साथ ही वहां से काफी कुछ बरामद हुआ है। एक देसी राइफल बरामद हुआ है, एक लोहे का बना हुआ कट्टा बरामद हुआ है, 4 सेमी मैन्युफैक्चर्ड कट्टे बरामद हुए हैं, एक मिसफायर गोली बरामद हुई है। तो अभी इस बारे में और अनुसंधान किया जा रहा है। अभी तक यही निकल के आया कि इन्होंने हाल फिलहाल में ये काम शुरू। मुजफ्फरपुर पुलिस ने ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने मिठनपुरा थाना क्षेत्र में चल रहे सट्टेबाजों के अड्डे पर छापेमारी की और इस दौरान पुलिस ने 14 सट्टेबाजी को गिरफ्तार भी किया है। मौके से पुलिस ने कैश, ऑनलाइन सट्टे में उपयोग हो रहे 14 मोबाइल फोन और ताश के पत्ते बरामद किए हैं। पुलिस की इस कार्रवाई से सट्टेबाजों में हड़कंप मच गया है। अवैध रूप से जुआ का संचालन हो रहा है। मिठनपुरा थाना अंतर्गत सूचना पर कार्रवाई करते हुए 14 अभियुक्तों को पकड़ा गया है। इसमें जो 10 अभियुक्त हैं वो मुजफ्फरपुर के हैं, बाकी 4 पूर्वी चंपारण के हैं। इनके पास से 3,25,000 बरामद हुए हैं नगद। इसके 14 मोबाइल इनका सीज हुआ है और ताश के बंडल भी बरामद हुए हैं। अवैध रूप से जुआ संचालन एक गंभीर अपराध है और इसमें हम लोग मुख्य जो इसका संचालक उस तक पहुँचेंगे और आर्थिक रूप से जो प्रावधान है भारतीय न्याय संहिता में उसकी कार्रवाई करेंगे। गोपालगंज में पुलिस ने शराब तस्करों और शराबियों पर बड़ी कार्रवाई की है। विशेष अभियान चलाकर पुलिस ने जिले भर से 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें 8 लोग शराब के नशे में पकड़े गए, जबकि 9 शराब तस्कर शामिल है। कार्रवाई के दौरान 196 लीटर शराब बरामद की गई। वहीं तस्करी में इस्तेमाल कई वाहनों को जब्त किया गया। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। जमुई जिले के गरही थाना में तैनात दारोगा प्रभात रंजन हत्याकांड के मामले में जमुई व्यवहार न्यायालय के एडीजे 2 की कोर्ट ने 3 अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि अन्य 3 अभियुक्तों को 2 साल की सजा सुनाई गई। देखिए, 14 नवंबर 2023 को अवैध बालू के खिलाफ कार्रवाई के दौरान सब इंस्पेक्टर प्रभात रंजन पर ट्रैक्टर चढ़ाकर हत्या की गई थी, जिसमें एक अन्य पुलिसकर्मी को भी चोट आई थी। अब इस घटना के 2.5 साल के बाद कोर्ट ने अभियुक्तों को सजा सुनाई है। इस हत्याकांड में 6 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। कृष्णा दास और बबन दास मिथिलेश ठाकुर को भारतीय दंड विधान की धारा 302, 307 और 120B के तहत आजीवन कारावास और 20,000 रुपया जुर्माना और 333 भादवी के तहत 5 वर्ष की सजा और 5,000 के जुर्माना, ये तीनों को सुझाए गए। छपरा के मशरक प्रखंड कार्यालय परिसर में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मिड डे मील सप्लाई करने वाली बाल विकास संस्थान कंपनी के सील गोदाम का ताला तोड़ा। सारण के जिलाधिकारी के निर्देश पर हुई इस अचानक छापेमारी में प्रशासनिक टीम ने गोदाम के भीतर से करीब 1400 पैकेट चावल जब्त किया। हालांकि शुरुआती जांच में बरामद हुए चावल की गुणवत्ता ठीक पाई गई है।
खबर छपरा से, जहां नगर निगम बोर्ड की होने वाली बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। नाराज पार्षदों ने बैठक का पूरी तरीके से बहिष्कार किया। तय समय के अनुसार जब सभी पार्षद बैठक में भाग लेने के लिए पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गए। बैठक में ना तो मेयर मौजूद थी और ना ही नगर निगम के आयुक्त वहां पहुंचे थे। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की इस गैर जिम्मेदाराना हरकत को देख पार्षद भड़क गए। नहीं बैठेगा तो बैठक कौन करेगा, इसलिए मेयर के द्वारा बैठक बुलाया गया है। नगर आयुक्त ने सूचना दिया है कि दोनों जिम्मेवार बनते हैं, इन दोनों को बैठक में रहना चाहिए, इसलिए दोनों आदमी एब्सेंट थे तो हम लोग अपना बहिष्कार करते हुए निकल रहे हैं और ये मनमानी है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। खबर समस्तीपुर से है, जहां पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी मामले का उद्भेदन करते हुए अंतर जिला वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मामले में 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मौके से पुलिस ने 2 ट्रैक्टर, एक पिकअप वाहन और घटना में प्रयुक्त एक कार बरामद की है। फिलहाल पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में छापेमारी कर रही है। एवं परंपरागत अनुसंधान किया गया और कांड का सफल उद्भेदन किया गया। कांड का सफल उद्भेदन करते हुए 3 सदस्यों के द्वारा इसमें शामिल कुल 9 अपराध कर्मियों में से 8 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया। रांची से खबर है, जेटेट भाषा नियमावली के लिए बनाई गई कमेटी में अब 2 और मंत्रियों को जोड़ा गया है। देखिए, पिछले दिनों हुई बैठक में मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने यह कहा था कि यहां पर मंत्रियों की कमेटी में एक अल्पसंख्यक और एक आदिवासी मंत्रियों को जोड़ा जाए और इसी के बाद मुख्यमंत्री ने 2 और मंत्रियों को जोड़ा। इस कमेटी में मंत्री हफीजुल हसन और मंत्री शिल्पी नेहात तिर्की कमेटी में अब जुड़ चुकी हैं। इन 7 मंत्रियों के लिए निर्णय पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फैसला लेंगे, यानी कि ये जो मंत्री होंगे जो निर्णय लेंगे उसी पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फैसला देंगे। उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी और भाषा विवाद को सुलझाने का काम होगा। तो जेटेट में नए भाषा विवाद, इस मामले में 7 सदस्यीय की कमेटी जो है वो फैसला लेने वाली है। और आपको ये बताते चलें, कई छात्रों ने इसका विरोध किया। जेटेट भाषा विवाद, ये भाषाएं झारखंड में बोली जाती हैं। अब 7 सदस्य मिलकर के इस कमेटी का फैसला लेंगे। कुछ संगठनों ने प्रदर्शन भी किया था। ये तो उनका प्रोग्रेटिव है। तो आज एक नोटिफिकेशन मेरे पास आया है जिसमें वो हफीजुल हसन साहब को और दूसरा कृषि मंत्री नेहा तिर्की को उन्होंने डाला है। तो एक बैठक फिर होगी। अररिया के पॉलिटेक्निक कॉलेज स्टूडेंट और प्राइवेट लॉज के बीच विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। मारपीट विवाद में पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल अभिजीत कुमार ने रैगिंग की बात से इनकार किया है। इस पूरे मामले में एसटीपीओ ने बताया कि दोनों के बीच हुए पुराने झगड़े को लेकर घटना हुई है और फाइनल ईयर के स्टूडेंट ग्रुप ने सोची समझी साजिश के तहत हमला बोला है। इस मामले में छापेमारी की जा रही है। बाहर जो है घटना जो हुई है वो कैंपस के बाहर हुई है। ये आपस में जो है सीनियर स्टूडेंट थे वो जूनियर स्टूडेंट को जो है पीटे हैं, आपस में मारपीट किए हैं। तो ये कॉलेज के अंदर की घटना नहीं है, ये कॉलेज के बाहर एक निजी लॉज में बच्चे रह रहे थे और कुछ बच्चे बाहर लॉज में रहते हैं, तो वो मामला है। कल उनका फाइनल ईयर था, फाइनल ईयर का लास्ट दिन था, तो वो लोग एक प्लानिंग बना कर रहे थे कि जो हमारे साथ बदतमीजी किया था जूनियर स्टूडेंट उसको सबक सिखाते हैं। और इसी मामले में तू मैं होते हुए झड़प में बदल गई। कुछ नामजद अभियुक्त हैं, कुछ अज्ञात पर केस हुआ है। जो नामजद अभियुक्त हैं उनका सारा डिटेल्स हमने कॉलेज के अथॉरिटी से ले लिया है, उनका सत्यापन भी किया जा रहा है। जो भी अग्रिम कार्रवाई है विधि सम्मत और उचित कार्रवाई अभी की जाएगी। मधेपुरा में देखिए, स्वास्थ्य विभाग को लेकर के छिड़ा विवाद अब और ज्यादा तेज हो चुका है। आईएमए आईडीए के आरोपों पर सिविल सर्जन ने पलटवार किया है। न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद, निराधार और सुनियोजित साजिश करार दिया। सिविल सर्जन ने यह कहा कि विभागीय जांच के दौरान कई निजी अस्पताल और क्लिनिक सरकार के निर्धारित मापदंडों के खिलाफ संचालित पाए गए। उन्होंने ये भी कहा है कि गैरकानूनी तरीके से अस्पताल संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे संस्थानों को 15 दिनों का समय दिया गया है, इसके बाद विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले डीएम को सौंपे गए संयुक्त ज्ञापन में आईएमए और आईडीए ने स्वास्थ्य विभाग में घूसखोरी, मनमानी और फाइल लंबित रखकर अवैध वसूली जैसे आरोप लगाए थे। जिन्होंने मुझ पर बेबुनियाद आरोप लगाए हैं निराधार है, क्योंकि जांच के क्रम में इन लोगों के पास जाकर जांच किया गया जो सरकार के मापदंड से विरुद्ध, सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड जैसे बायो वेस्ट, फायर इत्यादि की जांच की गई, इनके पास नहीं था।
एक गैर कानूनी ढंग से अस्पताल चला रहे हैं। गैर कानूनी ढंग से अस्पताल चलाने के लिए इनको इजाजत नहीं दी जाएगी। सरकार के द्वारा जितना भी मापदंड है अगर नहीं फुलफिल करेंगे तो इन पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। श्रीलंका के तलाई मन्नार से भारत के धनुषकोडी तक करीब 29 किलोमीटर का सफर तय करने वाले रांची के ईशांक सिंह को सम्मानित किया गया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने 7 साल के तैराक ईशांक सिंह, उनके माता पिता और कोच को सम्मानित किया। इस दौरान ईशांक सिंह को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का सम्मान और मेडल दिया गया। रक्षा राज्य मंत्री ने ईशांक से बात भी की। समंदर का सीना चीरने वाले 7 साल के रांची के रहने वाले ईशांक सिंह को सम्मान का दौर जारी है। अब बाकायदा देखिए, थोड़ी ही देर पहले कुरियर से ये सम्मान ईशांक के लिए आया है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का। बाकायदा देखिए, लगातार सम्मान किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर ईशांक सिंह हैं जो आपको श्रीलंका के तन्नामलाई से भारत के धनुषकोडी तक 9 घंटे 50 मिनट तक लगातार 29 किलोमीटर समंदर में तैरते रहे। और वास्तव में देखकर कसरत के हैरत होता है। हालांकि इसके पहले भी ईशान कितने इंटरव्यू दे चुके हैं, लेकिन सम्मान के साथ, ये सम्मान के साथ इनका पहला इंटरव्यू है। आप इनकी माता जी हैं और सामने यहाँ कोच हैं। सबसे पहले ये बताओ कि इतना सारा सम्मान तुमको मिल रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हाँ। तो ये जो मिला है तुम उसको पढ़ सकते हो, पढ़ो तो क्या है? इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2086। इससे पहले कौन सा सम्मान मिला तुमको? इससे पहले नहीं पता। हाँ? नहीं पता। यानी इतना सारा सम्मान मिला कि तुमको जानकारी नहीं? उसको बहुत चीज नहीं पता है, नहीं समझता है अभी। तो इससे पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला था वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। अभी ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अभी आया है सर्टिफिकेट। हाँ। ये होता है, प्रॉपर टेक्निक देखा जाता है कि अगर प्लेयर चल रहा है तो साथ में हमको भी जाना है, कहाँ ये डिस्फॉल कर रहे हैं, डिस्क्वालीफाई कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे टेक्निक गड़बड़ हो रहा है, उसको सुधारा जाता है। मेरे साथ विसिल रहता था, स्टॉप वॉच में रखता था। कभी भी कहीं भी कुछ दिक्कत हुआ या मुझे लगा कि ये गलत टेक्निक कर रहे हैं, तुरंत विसिल मार के बजाने के बाद उसके बाद इनको टेक्निक बताता था। उसके बाद फिर कंटिन्यू चलना काफ़ी डिफिकल्ट। श्रीलंका के तन्नामलाई से तैरकर धनुषकोडी पहुंचा है। कुल मिलाकर ईशांक के लिए सम्मान का दौर लगातार जारी है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। न्यूज़ 18 पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।